हमारी एक और दर्शक हैं जिन्होंने हाउस मैप डिज़ाइन के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ में डायरेक्ट निवेश करें या फिर थ्रू म्यूचुअल फंड जाना मेरे लिए सही रहेगा। तो ये सोने में निवेश के बारे में जानना चाह रहे हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सर, सोने की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए एक अच्छे आदर्श पोर्टफोलियो में? सोने की हिस्सेदारी वैसे जनरली 10 से 15% होनी चाहिए, पर वो डिपेंड करता है कि आपको आपके सोशल नीड्स के हिसाब से कितनी जरूरत है। मतलब आपके घर में कितनी बेटियां है, कितने बेटे हैं। बेटा है तो भी आपको बहू को गहना वगैरह देना होता है। जहां तक आइडियल प्रोडक्ट जो गोल्ड में निवेश करने के लिए है, वो मेरे हिसाब से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है। क्योंकि उसमें आपको जितनी जो इश्यू प्राइस है उस पर 2.5% का ब्याज मिलता है। और 5 साल बॉन्ड के 5 साल पूरा होने के बाद में आरबीआई जब अर्ली रिडेम्पशन की विंडो खोलती है, तो उसके बाद से 8 साल तक जब भी रिडीम करो तो उसके ऊपर जो एप्रिसिएशन होता है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। मतलब आपको जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी जैसे आप फिजिकल गोल्ड रखा तो आपको कोई उस पर रिटर्न नहीं मिलता, दूसरे खर्चे वगैरह भी होते हैं, बेचोगे तो टैक्स लगता है। इसी तरह जैसे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड में हर साल फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है, और जब भी आप बेचोगे तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। परंतु अगर दोनों के बीच में अगर आपको आपको क्या चूज करना है, वो अगर आपकी दुविधा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप गोल्ड के प्राइस के मूवमेंट का फायदा लेना चाहते हैं एक्टिवली, तो आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि वो गोल्ड ईटीएफ की प्राइस जो मार्केट के पीरियड के दौरान ऊपर नीचे होती रहती है। परंतु अगर आपका पर्पज सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो आप गोल्ड सेविंग फंड में निवेश करिए, एसआईपी के जरिए निवेश करिए। उसमें आपको एक्टिवली कुछ करने का जरूरत नहीं। गोल्ड ईटीएफ में आपको एक्टिवली प्राइस पर्टिकुलर मोमेंट पे देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको बाय ऑर्डर डालना पड़ेगा। गोल्ड फंड में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने एसआईपी सेटअप कर दी तो वो पहले 5 साल 10 साल तक आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। जी, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और इस बीच बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार बने हुए हैं। और इस बीच ज्योति कुमारी जी कह रही हैं कि एसबीआई के शेयर मैंने ले रखे हैं। ज्योति जी, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, बस लेकिन समय थोड़ा आपने गलत चुना हुआ है। वो आप दोपहर 1 बजे हेलो मनी 9 में सवाल पूछेंगी तो बिल्कुल आपके शेयरों से जुड़े हुए तमाम जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो दिए जाएंगे। इस बीच दिनेश जी का सवाल ले लेते हैं, और दिनेश जी कह रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड कितने लेने चाहिए अगर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा समझाते हुए ये बता दें कि अगर 50 लाख रुपए की मेरी ज़रूरत है तो मुझे किस हिसाब से उसमें निवेश करना चाहिए? देखिए विपुल जी, ऐसा है, एक तो जैसे एसआईपी है वो सबको मालूम है कि पीरियडिकली आपका निवेश होता रहता है। उसका रिवर्स है कि आपका जो निवेश किया हुआ है उसमें से आप पीरियडिकली कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एसडब्ल्यूपी करना है तो कोई भी एक बैलेंस एडवांटेज फंड में ही डाल दीजिए, क्योंकि एक से ज्यादा फंड में डालने में ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो वो आपको जो डाइवर्सिफिकेशन का है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो फंड आप चूज कर रहे हैं उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है, फंड हाउस की जो रेपुटेशन वगैरह है, पास्ट हिस्ट्री वगैरह, वो देखिए और डिसाइड करिए। और एक ही फंड काफी रहेगा मेरे हिसाब से। एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही फंड रखना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने। एक सवाल अगर आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं सर। एक फंड के ऊपर एक प्रश्न आया है और ख़ासतौर से उस पर काफ़ी चर्चा रही, क्योंकि डिफेंस के शेयरों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। हमारे एक दर्शक बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने एक डिफेंस फंड में पैसे, जो मेरी एसआईपी चल रही है उसे मैं कंटिन्यू करूं या फिर चेंज कर दूं। चूँकि जो बाज़ार के जानकार हैं उनका मानना ये है कि रक्षा क्षेत्र में काफ़ी रैली आ चुकी है, अब वहाँ से मार्केट के अंदर वो निकलना चाहिए। पर क्या म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या इस तरह की सोच सही रहेगी, या फिर क्या थीम बदलती रहनी चाहिए? आप क्या कुछ टिप्पणी करेंगे ऐसे दर्शकों के लिए? देखिए विपुल जी, ऐसा है, जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है ना वो बदलता रहता है। बिल्कुल। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर फेवर रहता है, कभी आईटी रहता है, कभी डिफेंस रहता है, और एवरेज इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है। तो जब मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ
कि आपको जो या तो इंडेक्स फंड मैंने जैसे बता दिए 4 कैटेगरी के, वो इंडेक्स फंड में डालिए। अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह कर सकते हैं तो जो एक्टिवली मैनेज डाइवर्सिफाइड फंड है वो डाल दीजिए, उसमें निवेश करिए। जहां तक पर्टिकुलर सेक्टर की बात है, तो आप जो डाइवर्सिफाइड स्कीम में जो डालते हैं, उसका फंड मैनेजर भी जो थीम, जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है, उसमें एक्सपोजर लेता ही लेता है। और जो सेक्टोरियल फंड में जो मैंने जैसे बताया कि निकलना और बाहर आना वो दोनों टाइमिंग बराबर हो तो ही आप पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो कई बार आपको उल्टा भी पड़ सकता है। मतलब पर्टिकुलर सेक्टर की थीम अगर फेंट हो जाए तो उसमें करेक्शन भी आ जाता है, तो आपका जो नुकसान होने के भी चांस है ऐसी स्थिति में। जी, बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। और इस बीच अभिषेक चौधरी जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे हैं सर, अगर मान लीजिए किसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि 55,000 करोड़, तो उसमें निवेश करना कितना सुरक्षित है? क्या फंड साइज बड़ा होना या छोटा होना, ये कैसे क्या इसको प्रभावित करता है कि कितना सेफ है या कितना अनसेफ है? देखिए विपुल जी, क्या होता है कि जो स्मॉल कैप में जो अगर उस पर्टिकुलर स्कीम का ज्यादा अगर अलोकेशन है कोई पर्टिकुलर कंपनी को, जी। तो वो जो उसको लिक्विडेट करना हो तो वो लिक्विडेट नहीं होता है। मतलब मार्केट में उतना जो सप्लाई को है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा मार्केट। तो ऐसी स्थिति में मतलब वो लिक्विडेट नहीं हो पाता है जो निवेश पर्टिकुलर कंपनी का। पर मेरे हिसाब से ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। वो फंड हाउस जो है या फंड मैनेजर की डिस्क्रेशन पे छोड़ दीजिए। फंड मैनेजर को भी समझ में आ जाता है, आता है कि मेरा फंड जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ मैं डिप्लॉय कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो और वैसे जैसे विपुल जी, अगर आपको लंबे समय में निवेश के लिए निवेशित रहना है तो स्मॉल कैप में बढ़िया रिटर्न आने के ज्यादा चांसेस है ऑन एन एवरेज एज कंपेयर टू लार्ज कैप। तो अगर आप और रिस्क लेने की क्षमता है आपकी, आपके पास, आप एज के हिसाब से भी यंग है, आपके पास 20-25 साल का और एक्टिव इन्वेस्टिंग पीरियड है, तो मेरे हिसाब से 55,000 का भी अगर एयूएम हो गया तो उस फंड में निवेशित रहने में या निवेश करने में कोई नुकसान नहीं है।